गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 11 चल रहा था, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 11 के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर। तो अध्याय नंबर 11 जैविक खाद एवं जैव उर्वरक पढ़ रहे थे अपन। जैव उर्वरक, तो जैविक खाद एवं जैव उर्वरक के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके जैव उर्वरक चल रहा था अपने इसके अंदर। अब जैव उर्वरक के अंदर अपन ने पढ़ा इसके अंदर कि जो जैव उर्वरक हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं, उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर अपन ने बातें की फास्फोरस उतने जो अघुलनशील अवस्था में होती है उसको घुलनशील बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले, जिसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपन ने बात कर ली राइजोबियम के बारे में। देखो जैव उर्वरकों के बारे में टॉपिक चल रहा था अपने जैव उर्वरक। इसके अंदर अपन ने कुछ जैव उर्वरकों में, जैसे जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरकों के एक बार नाम बता रहा हूँ मैं आपस को, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, इसके अलावा अपन ने राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा एजोस्पिरिलम। इसके अलावा एजोस्पिरिलम के अलावा अपन ने बात कर ली इसके अंदर आपके नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा अपन ने एक और शुरू किया था आपके एजोला, ठीक है ना। ये सब अपन पढ़ रहे थे जैव उर्वरक हैं जो क्या करते हैं आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। आई बात समझ में? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं ये आपके जैव उर्वरक जो अपन ने बात की। फिर अपन ने इनके बीज उपचार की विधियां देखी कि इनका उपयोग कैसे करते हैं, बीज उपचार करके, मृदा उपचार करके, है ना, मृदा उपचार करके। इसके अलावा अपन ने और बात की तो इसके अंदर आपके जो पौधा उपचार करके भी करते हैं, इसके अलावा कंद उपचार करके भी। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा उपचार की विधियां देख ली। नील हरित शैवाल पूरा पढ़ लिया। इसके अलावा अपन ने एजोला पढ़ा, तो एजोला की कुछ प्रजातियों के बारे में पढ़ा कि ये कितनी कितनी आपके स्थिरीकरण करती है। अब इनके अलावा अपन को पढ़ना है कि एजोला क्या, ये नील हरित शैवाल और एजोला तो क्या करते हैं, ज़्यादातर धान वाली फसलों में उपयोगी होते हैं, चावल, है ना, धान मतलब चावल के अंदर ज़्यादा उपयोगी होते हैं नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल के अंदर अपन ने बात कर ली कि इनकी प्रजातियाँ कौन कौन सी है। और एजोला की भी अपन ने बात कर ली कि एजोला की पिनेटा भारत में पाई जाती है, एजोला पिनेटा प्रजाति, है ना, एजोला पिनेटा, ठीक है ना। इसके बारे में बात की अपन ने। अब अपन एजोला के प्रयोग की विधि अपन को देखनी है, ठीक है। और फिर अपन फास्फोरस विलेज जैव उर्वरकों के बारे में चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? तो एजोला के बारे में बात कर लेते हैं अपन, एजोला के प्रयोग विधि। एजोला की प्रयोग विधि की बात करें अपन तो इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं तो एजोला के प्रयोग विधि के अंदर कि एजोला का उपयोग क्या किया जाता है, धान के खेत में रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में किया जाता है। क्या होता है, धान की रोपाई की जाती है, रोपाई से पहले किया जाता है ना। चावल को क्या करते हैं, पानी के अंदर रोपते हैं ना, पानी भर के रखते हैं पहले खेत के अंदर, देखा होगा आपने कहीं, है ना। धान की रोपाई के पहले, रोपाई की हरी खाद के रूप में या रोपाई के बाद, या तो हरी खाद के रूप में रोपाई से पहले या रोपाई के बाद, रोपाई के बाद एवं हरी खाद के रूप में,
हरी खाद के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो खरपतवार होती है उसको खाद के रूप में उपयोग करते हैं अपन, खरपतवार हरी खाद कहलाती है। और हरी खाद के बारे में इस चैप्टर में और पढ़ेंगे अपन, ये आपके जैव उर्वरक कंप्लीट होने के बाद में हरी खाद के बारे में पढ़ेंगे। के बाद में इसका संवर्धन किया जाता है। पहली विधि तो क्या होती है इसके अंदर उपयोग करने के लिए, प्रथम विधि में तो इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ रोपाई के पहले पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। मतलब पहले जब अपन हरी खाद के रूप में इसका उपयोग करें तो इसके अंदर तो क्या होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए उसके अंदर। आई बात समझ में, पर्याप्त पानी होगा तभी उसकी रोपाई की जा सकती है। आई बात, पानी के अंदर होना चाहिए। नीलहरित शैवाल और ये रेजोला दोनों के लिए पर्याप्त पानी की मात्रा होनी चाहिए। और खेतों में तैयार कर रोपाई से पहले किया जाता है और पर्याप्त पानी उपलब्ध होना चाहिए। खेतों को तैयार छोटी छोटी क्यारियों में बांटना चाहिए। जैसे ये अपने पास में खेत है कोई, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको छोटी छोटी क्यारियों में अपन खेतों में डालते हैं। सभी कृषक परिवार से हो आप, पता ही आपको, छोटी छोटी क्यारियों में बांटते हैं अपन खेतों को, है ना, जिससे सिंचाई व्यवस्था आसानी से होती है अपने। यही बात समझ में, ये इस प्रकार से ये क्यारियों में बांटकर किया जाता है। और बांटकर 5 से 6 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। कितना इसका प्रयोग करने की विधि बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 10 सेंटीमीटर, है ना, लगभग इससे ऊपर 10 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं अपन, 5 से 10 सेंटीमीटर तक इसके अंदर पानी भर देते हैं। और क्यारियों में 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला उपयोग किया जाता है। कितना, 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला उपयोग किया जाता है। अभी बात समझिए, 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 10 किलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से 3 बराबर भागों में खेत में डालें, है ना। इसके अलावा क्या डालते हैं अपन, 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला डाला जाता है और 10 किलोग्राम 10 केजी क्या डालना पड़ता है अपन को, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है 3 बराबर भागों में बांटकर। और 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी परत बन जाती है। ये अपन ने कर दिया, मतलब पहले तो जैसे रोपाई से पहले क्या किया जाता है, 10 के छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भर दिया उसके अंदर। फिर उसके अंदर 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर अपन को एजोला डालना है और सुपर फॉस्फेट डालना है 10 किलोग्राम। फिर उसको क्या करते हैं, जब तक वो 15 से 20 दिन रह जाता है, ये चीज़ें 15 से 20 दिन हो जाते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हल चलाकर उस एजोला को उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। हल चलाकर एजोला को मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे धान की रोपाई। फिर उसके बाद में क्या की जाती है, धान की रोपाई। पहली विधि तो ये हो गई, क्या किया, हरी खाद के रूप में पहले खेत में पानी भरा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा छोटी क्यारियों में बांटकर 5 से 10 सेंटीमीटर पानी की मात्रा, 1 से 2 टन हेक्टेयर एजोला डालते हैं, 10 सुपर फॉस्फेट, 15-20 दिन तक रखते हैं उसको और फिर हल चलाकर उसको अच्छे से मिला देते हैं। एक तो विधि ये है। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि के अंदर अपन बात करें, इसका उपयोग किया जाता है एजोला का प्रयोग करते हैं अपन दूसरी विधि के अंदर 0.5 से 1 टन तक, मतलब आधे से 1 टन तक, 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं अपन दूसरी विधि में। और इसमें प्रयोग किया जाता है आपके 1 सप्ताह बाद खेत में डालते हैं। मतलब जो अपन रोपाई कर देते हैं उसके 1 सप्ताह बाद में क्या करते हैं, एजोला डालते हैं ये अपन। और 20-25 दिन बाद एजोला की मोटी तह बन जाती है, इसको मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी में नहीं मिलाने पर अपने आप वो सड़ जाता है और फसल को लाभ देता है। मतलब पहली विधि तो ये है। दूसरी विधि क्या, रोपाई के बाद में 1 टन के लगभग हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर अपन को डालना और 20-25 दिन के बाद में वो एजोला उसके लिए उपयोगी हो जाता है। तो ये एजोला के उपयोग की विधियाँ थी। और अपन ने जैव उर्वरकों की उपयोग की विधियाँ देख ली पूरी, कि जैव उर्वरक जो है आपके कौन कौन से जैव उर्वरक हैं जो आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं। तो 5 जैव उर्वरक देखें अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, जो भी मैंने नाम बता दिया, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल और एजोला, ये दोनों क्या करते हैं आपके धान की फसल के लिए उपयोगी हैं। और बाकी जो अपन राइजोबियम है वो दलहनी फसलों के लिए, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये आपके दूसरी फसलों के लिए उपयोगी है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। यह तो हो गई नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरकों के बारे में। क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस को घुलनशील करने वाले जैव उर्वरकों के बारे में।
जैव उर्वरक की पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक के बारे में बात की। अब अपन टॉपिक तो अपना वही चल रहा है, जैव उर्वरक। इसके अंदर अपन बात करें तो अब है आपके फॉस्फोरस विलेय जैव उर्वरक। क्या है? फॉस्फोरस विलेय जैव उर्वरक, जो क्या है आपके फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाते हैं, उन जैव उर्वरकों की बात करें अपन तो फॉस्फोरस विलेय जैव उर्वरक, ये इस जैव उर्वरक में क्या होता है, आपके बैक्टीरिया, फफूंद और एक्टिनोमाइसीट्स की कोशिकाएं जीवित अवस्था में होती है। क्या होता है इसके अंदर आपके इस जैव उर्वरक में बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, फफूंद, कवक, फफूंद हो गई, बैक्टीरिया हो गई, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स इत्यादि की कोशिकाएं क्या होती है आपके जीवित, एक्टिनोमाइसीट्स की कोशिकाएं जीवित अवस्था में होती है। जीवित अवस्था में होती है, जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने का कार्य करती है। जो क्या करती है, मृदा में जो अघुलनशील होती है, पादप को उपलब्ध नहीं हो पाती है, उसको अघुलनशील फास्फोरस को क्या करती है, घुलनशील फास्फोरस में बदलती है। आयुवासियों अघुलनशील फास्फोरस को क्या करती है, घुलनशील अवस्था में बदलकर इसके रूप में कार्य करती है, जो पौधों में वृद्धि हेतु क्या करती है, हार्मोन उपलब्ध करवाती है, विटामिन देती है पादप को, हार्मोन हो गया, विटामिन आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा फास्फोरस घुलनशील अवस्था में बदलने वाले सूक्ष्म जीव, जिनमें बैक्टीरिया प्रजाति के स्यूडोमोनास, कवक प्रजाति के एस्परजिलस मनुष्य, जीवाणु कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आपके जो फास्फोरस को बदलते हैं। जीवाणु के अंदर बात करें अपन तो बेसिलस एवं दूसरे की बात करें अपन तो स्यूडोमोनास। बेसिलस और स्यूडोमोनास। इसके अलावा बात करें अपन तो कवक की प्रजातियों की बात करें, फफूंद की, तो कवक की प्रजातियों के अंदर आपके हो जाएंगे एस्परजिलस और आपके पेनिसिलियम। एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये आपके क्या हो गई, उपलब्धि है, ये प्रजातियां हैं जो क्या करती है, मृदा में काफ़ी सक्रियता से घुलनशील अवस्था में बदलती है। इसके अलावा बेसिलस सर्कुलेंस, बेसिलस पॉलीमिक्सा, स्यूडोमोनास स्ट्राटा, आप ये आपके क्या करती है, मृदा में फास्फोरस को ग्रहण करके घुलनशील अवस्था में बदलती है, जिससे घुलनशील फास्फोरस क्या करती है, पादप घुलनशील फास्फोरस को पादप आसानी से प्राप्त कर सकता है। अघुलनशील अवस्था में होती है, उसको पादप आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है। और घुलनशील बनाने में रोल किसका होता है, आपके जीवाणु की प्रजाति के अंदर बेसिलस स्यूडोमोनास, बेसिलस एवं स्यूडोमोनास, कवक की प्रजाति एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ये आपके उपयोगी है। ठीक है। और फास्फोरस काम क्या करती है, हार्मोन एवं पादप की वृद्धि में, विटामिन में आदि उपलब्ध करवाती है। अब इनकी प्रयोग की विधियाँ हैं, जो फास्फोरस के जैव उर्वरक हैं उनकी प्रयोग की विधियाँ, जैसे माइक्रोराइजा है, वेसिकुलर है, माइक्रोराइजा, जो ये आपके फास्फोरस है
ये क्या करती है आपके, इनका उपयोग भी वही विधियाँ हैं जैसे अपन ने देखा ना, बीज उपचार की विधि, इसके अलावा अपन ने मृदा उपचार विधि, इसके अलावा बीज उपचार, मृदा उपचार, इसके अलावा ये इसके पौध उपचार, ठीक है ना। ये सभी विधियां क्या है आपके, जो अपन ने देखी थी एजोटोबैक्टर व राइजोबियम के समान है, एजोटोबैक्टर व राइजोबियम के समान है। आई बात समझ में, इनकी विधियां हैं, प्रयोग की विधि वो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम के जैसी ये है, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीज उपचार की विधियाँ, बीज उपचार के अंदर क्या करते हैं, पहले वो घोल बनाते हैं पानी का, उसके अंदर गुड़ डालकर कल्चर मिला के बीज के ऊपर उस कल्चर को छिड़क देते हैं, फिर उसके बाद में उसको छाया में सुखाकर उसको बो देते हैं, जिससे क्या हो जाता है वो बीज उपचारित हो जाता है। उसके अंदर जो आपके ये राइजोबियम वगैरह है, इसके अलावा जैव उर्वरक माइक्रोराइजा है, ये उसके साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये विधियाँ थी जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन ने बात कर ली फॉस। अब है जो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले एक दो जैव उर्वरक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में अपन जैव उर्वरकों के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले, तो फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले हैं आपके जैव उर्वरक है आपके कौन सा, माइक्रोराइजा। अब देखो माइक्रोराइजा की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार का कवक है। क्या है, एक कवक है, फंजाई है, जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं का बना होता है। हमारी बात समझ में, यह है बहुशाखीय लंबे तंतुओं का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोराइजा की बात करें अपन तो ये पौधों फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। आई बात समझ में, जो ये लंबे तंतु होते हैं ये पौधों है वे फसलों की जड़ों में इसके तंतु हैं, प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। फसलों के तंतु क्या हो जाते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो, और तंतुओं का कुछ भाग जो उससे ऊपर रह जाता है, बाहर रह जाता है, जड़ों में प्रवेश नहीं कर पाता, वो क्या करता है, तंतु का बाहरी भाग क्या करता है, फास्फोरस को अवशोषित करता है। आई बात समझ में, तंतु का बाहरी भाग क्या करता है, फास्फोरस को अवशोषित करता है। तो ये बात हुई आपके माइक्रोराइजा की। इसके अलावा ये फास्फोरस के तंतुओं में अंदर गति कर पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, जो फास्फोरस को पौधों की जड़ों के अंदर पहुंचाता है। कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता होती है। क्या होती है, कवक कौन सी, माइक्रोराइजा व पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता से क्या तात्पर्य हुआ कि वह उस दोनों एक दूसरे पर आश्रित, मतलब साथ साथ में रहकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, सहजीविता होती है। जैसे अपन करते हैं ना पार्टनरशिप, कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यक्ति दो पार्टनर बन जाते हैं, उसी प्रकार ये आपके ये अपन क्या करते हैं, कवक क्या करते हैं, पादप को फास्फोरस उपलब्ध करवा देते हैं, और कवक को पौधे क्या कर लेते हैं, वापस भोजन उपलब्ध करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इनके मध्य दोनों का विकास हो जाता है, और जिससे कवक मृदा से जल एवं खनिज लवणों अवशोषित कर पौधों को प्रदान करते हैं, और पौधे क्या करते हैं उनको, कवक तो क्या करेगा आपके, कवक तो मृदा से
मृदा से क्या करेगा ये आपके जल व खनिज लवण, क्या करेगा, जल व खनिज लवण उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा पौधे क्या करेंगे, वापस कवक को क्या देंगे, कार्बनिक भोज्य पदार्थ, जो वो भोजन बनाते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी बातें हो गई किसके बारे में, माइकोराइजा किस प्रकार से कार्य करता है इसके संदर्भ में। तो माइकोराइजा के बारे में बात की हुई अपने। तो माइकोराइजा क्या करता है, आपके ये बहुशाखीय लंबे तंतुओं का बना हुआ होता है और ये पौधों की क्या करता है, जड़ों के अंदर क्या करता है, ये पौधों की जड़ों में इसके तंतु, लंबे तंतु होते हैं, तो वो तंतु क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में जाकर फंस जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, पादप को वो आसानी से क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते रहते हैं फॉस्फोरस। जो वायुमंडल की या फिर मृदा के अंदर जो फॉस्फोरस होती है उसको पादप के अंदर उपलब्ध करवाते हैं, यही बात, पादप को उपलब्ध करवाते हैं। और तंतु के अंदर क्या होते हैं, जो बाहरी फॉस्फोरस को अवशोषित कर लेते हैं। और ये कवक और पौधे की जड़ें दोनों क्या करती है, आपके सहजीवी के रूप में रहती है, मतलब सहजीवन के रूप में एक दूसरे के साथ साथ में रहती है, सहजीविता दर्शाते हुए। जैसे कैसे दर्शाते हैं कि कवक क्या करता है, मृदा से जो आपके जल होता है, खनिज लवण होता है, उसको अवशोषित करके किसको दे देगा, आपके पौधों को उपलब्ध करवा देगा। और पौधे क्या करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, उस भोजन को क्या कर देंगे, कवक को उपलब्ध करवा देंगे। तो दोनों का काम निकल जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ में क्या बना लेंगे, आपके सहजीविता बना लेंगे। जैसे सहजीवी का उदाहरण आपके एक है लाइकेन, है ना, ये भी आपके क्या करता है, सहजीविता दर्शाता है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की फॉस्फोरस में विलय जैव उर्वरकों के बारे में, जिनके अंदर आपके फॉस्फोरस के जो जैव उर्वरक हैं, जो फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलते हैं। पहले अपन ने बात कर ली नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस को घुलनशील बनाने वाले, नाइट्रोजन को अवशोषित करने वाले, और दूसरे आपके नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करने वाले जैव उर्वरक। ठीक है, फिर अपन ने फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में बनाने वाले जैव उर्वरकों के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें कि जो अपन के माइकोराइजा है, इसकी एक जो प्रजाति है आपके वेस्कुलर आरबी सर्कुलर माइकोराइजा, ये क्या करती है, किस प्रकार से उपलब्ध करवाती है, इसके बारे में बात करें अपन। तो तो माइकोराइजा के अंदर ये आपके किस प्रकार से उपलब्ध करवाते हैं, इनके बारे में बात करें तो वेसिकुलर आर्बस सर्कुलर माइकोराइजा, ये क्या करता है, ये माइकोराइजा कवक की पौधों की जड़ों में संक्रमण करके पौधों की जड़ों को की कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली। ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों में पहुंचता है, पौधों की जड़ों में पहुंचता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये वहाँ पर कवक विशेष प्रकार की रचना बेसिलस व अर्बुलस का निर्माण करते हैं। दो प्रकार की रचना बनाते हैं, एक तो बेसिलस व दूसरी है आपके अर्बुलस। ये दोनों प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। बेसिलस तो एक गुब्बारे के आकार की संरचना होती है
और अर्बुलस द्वारा जुड़ी होकर क्या करती है, कवक के अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। ये क्या होती है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, गुब्बारे नुमा संरचना जो क्या करती है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है जो अर्बुलस के द्वारा जुड़ी रहती है तथा कवक सूत्र मृदा में स्पोरोकार्पस में स्पोर्स भरे रहते हैं। कवक के अंदर जो स्पोर्स भरे हुए रहते हैं जिनके फटने से स्पोर्स मृदा में फैल जाते हैं और अनुकूलन परिस्थितियां होने पर दूसरे पौधे में संक्रमण करते हैं। तो इस माइकोराइजा की कुछ प्रजातियां हैं जो किस प्रकार से कार्य करती है। तो इसकी कुछ प्रजातियों की बात करें माइकोराइजा की, तो अपन बात करें पहली है आपके ग्लोमस, और बात करें अपन तो इसकी जिग्रे, जिग्रेस्पो, एकुलोस्पोरा, इसके अलावा एंडोगन, इसके अलावा आपके स्क्लेरोसिस्टस। ये आपके 5 प्रजातियां हैं जो किसकी संबंधित में हैं, माइकोराइजा की प्रजातियां हैं जो आपके नाइट्रोजन को घुलनशील अवस्था में बताती है, जिनमें ग्लोमस प्रजाति प्रमुख है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति है जो फास्फोरस को विलय करती है। इसके अलावा एक भारत के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। नई दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसने क्या किया है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है, जो इसने क्या किया, वर्म फंजाई का एक उत्पाद बनाया जिसका नाम है आपके न्यूट्रिंक। बस ये एक उत्पाद बनाया है, नामक जैव उर्वरक है। ये आई बात समझ में, क्या है, ये एक न्यूट्रिंक नामक एक क्या है, जैव उर्वरक बनाया है फंजाई से। इस जैव उर्वरक का उपयोग अपन, जिसके एक पैकेट का रुपये कितना है, 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये है प्रति किलोग्राम। कितना, 20 रुपये में 1 किलोग्राम मिलता है। और 1 एकड़ भूमि के लिए कितना चाहिए, 1 एकड़ के लिए 3 से 5 किलोग्राम चाहिए। मतलब कितना, 20 रुपये किलो है तो 5 किलो लाते हैं अपन, तो 100 रुपये के अंदर वो क्या कर देता, आपके 1 एकड़ भूमि को उपचारित कर देता जैव उर्वरक से। आई बात समझ में, तो बहुत ही सस्ता बनाया है। आई बात समझ में, जैव उर्वरक जो अपन खरीदें और अपने खेतों में अगर उपयोग में लें तो अपनी पैदावार के अंदर खूब सारे फायदे हो सकते हैं, खूब सारी उपजाऊ क्षमता बढ़ सकती है। अब अपन माइकोराइजा के जो कि अपने क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन ने फास्फोरस में घुलनशील जैव उर्वरकों के बारे में चर्चा की, जिसके अंदर कि फास्फोरस में घुलनशील फास्फोरस किस प्रकार से होती है, कौन कौन से कवक हैं, बैक्टीरिया है जो अपने फास्फोरस में घुलनशील अवस्था में होते हैं, घुलनशील बनाने में कार्य करते हैं, इनके बारे में। इसके अलावा माइकोराइजा के बारे में कुछ बातें की। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, जिनके बारे में और बातें करेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।